वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आप सभी का स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी चैनल में। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि मैंने डे 1 जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, लेवल्स को डिफाइड किया था। तो वो लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। सो नाउ आज हम फिर से डे 2 को में बात करेंगे। डे 2 में आज हम क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम आरती पांडे है और मैंने बैचलर्स और मास्टर्स मास कॉम में किया है। और मीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल से ऊपर का मुझे रिपोर्टर एंकर में एक्सपीरियंस है। टीचिंग एक्सपीरियंस है 1 साल का। और वर्कशॉप्स की बात करें तो मैंने बहुत तरीके की वर्कशॉप्स अटेंड की हैं। और अकेडमिक अचीवमेंट में मैंने रिसेंटली ही नेट क्वालिफाई किया है। अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डे 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको सिंपल कहा था कि हम येलो जर्नलिज्म और नॉन वर्बल को यहाँ पे फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे और डिफाइन करेंगे। तो आज उसी के ऊपर मैं बात करने आई हूँ आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सब के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। और हर दिन आपको रात के 9 बजे वीडियो जो है वो अपलोडेड मिलेगी। आप रिमाइंडर लगा लीजिए या नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट जो है आप वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्या होता है येलो जर्नलिज्म? व्हाट इज येलो जर्नलिज्म? क्या होता है येलो जर्नलिज्म? येलो जर्नलिज्म इज अ टाइप ऑफ जर्नलिज्म दैट यूज सेंसेशनलिज्म, एक्सग्रेशन, exaggeration and sometimes false information to attract readers and increase circulation rather than focusing on factual reporting। समझ में आया क्या बोल रहा है? वो ये कह रहा है कि येलो जर्नलिज्म एक ऐसी चीज है जहां पर सेंसेशनल यानी कि मिर्च मसाला लगा के लोगों को इन्फ्लुएंस करना, गलत तरीके से रीडर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए खबरें बनाई जाती हैं, उसको हम येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। यानी कि येलो जर्नलिज्म मतलब कि मिर्च मसाला, सेंसेशनल चीजों का इस्तेमाल करके खबरों को दिखाना, मिर्च मसाला लगा के खबरों को बताना, तो वो आपका येलो जर्नलिज्म कहलाता है। अब जैसे इसके कुछ की फीचर्स देखो। सबसे पहले ऐसी हेडलाइन बनाई जाएगी जो कि कैची हेडलाइन होंगी, जिसको देखते ही एकदम रीडर कहेगा अरे ये क्या है। एकदम से ड्रामेटिक हेडलाइन बनाई जाएगी। जैसे ड्रामेटिक हेडलाइन में जैसे कल हुआ खतरनाक हादसा, प्रेमनगर में देखने को मिला घमासान युद्ध। तो ये एक हेडलाइन हो गई। तो ये हेडलाइन पढ़ के आधे से ज्यादा लोग उसको अट्रैक्ट, वो कैची हेडलाइन है तो पढ़ना शुरू कर देंगे। इमोशनल फियर रिलेटेड भी हेडलाइंस होती हैं जो कि इमोशन से जुड़ी होती हैं। कि जैसे ऐसी बता देंगे 22 साल की नाबालिग का किया रेप। तो एक क्या है, एक लोगों के इमोशन से जुड़ी हुई खबर है। फिर अनवेरिफाइड और इनकम्प्लीट फैक्ट भी यहाँ पे जोड़े जाते हैं। मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी। इन मतलब वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होगी, उसको भी बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाएगा। एग्जिग्रेटेड लैंग्वेज यानी कि सामने भड़काने वाली लैंग्वेज, भड़काऊ चीजें, ताकि सामने वाला इंसान एकदम से इन्फ्लुएंस हो जाए, इस तरीके की चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। मिसलीडिंग इमेज और इलस्ट्रेशन, भ्रम पैदा करने वाली इमेज वगैरह भी यूज कर दी जाती हैं। जैसे एआई जैसे टूल्स में पहले क्या हो गया था, अटैक हुआ था ना, जो अटैक हुआ था, एक अटैक की जो है फोटो निकल के सामने आ रही थी कि वो लोग ना उस अटैक से होके बस के अंदर बैठ के बहुत ही सीरियस मूड में फोटो लेकर मीडिया में पोस्ट कर रहे थे। अब एआई जैसे टूल्स ने क्या उसका कर दिया, उसमें स्माइल डाल दी और लोग सोच रहे अरे ये तो अटैक से होके आए हैं और ये हंस रहे हैं। तो क्या है, किस कुछ का अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। तो वो पार्ट जो है येलो जर्नलिज्म के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आया किसी को? क्या होता है येलो जर्नलिज्म? मतलब फेक न्यूज, एक तरीके से झूठी न्यूज, और जनता क्या करती है, उस पर बिलीव कर देती है। वो जो होता है वो येलो जर्नलिज्म कहलाता है। अब येलो जर्नलिज्म के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई। तो ध्यान से कुर्सी की पेटी बांध के ध्यान से सुनना। येलो जर्नलिज्म की शुरुआत 1890 यानी कि 1890 में न्यूयॉर्क सिटी से इसकी शुरुआत होती है। दो न्यूज़पेपर चलाते हैं। और वो दो लोग कौन कौन से थे? एक थे जोसेफ पुलिट्जर और एक थे विलियम रडोल्फ हर्ट्स।
तो ये दोनों पर्सन न्यूज़पेपर चलाते हैं जहां से क्रांति स्टार्ट होती है येलो जर्नलिज्म की। इसके अंदर जो न्यूज़ बन के आती है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड कैची हेडलाइन इसमें यूज़ की जाती है, इमोशनल कंटेंट इसमें डाला जाता है ताकि सामने वाले जो रीडर है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। ये इनका मेन मोटिव था येलो जर्नलिज्म का। अब देखो ये सामने आपको एक किड दिखाई दे रहा है, येलो किड। अब इसमें भी पीछे एक कहानी है। येलो जर्नलिज्म पॉपुलर इस कॉमिक करेक्टर की वजह से ही हुआ था। ये कॉमिक करेक्टर का नाम था द येलो किड। ये कॉमिक करेक्टर, ये नाम जो दिया था ना, ये येलो किड, ये दिया था इसका माइकल फोकॉल्ट ने। नाम याद रखना, माइकल फोकॉल्ट ने ये नाम दिया था येलो किड। लेकिन ये जो टर्म है येलो जर्नलिज्म, इसको 1890 में एडवर्ड वार्डमैन ने कॉइन किया था। किसने? इरविन वार्डमैन ने 1890 में येलो जर्नलिज्म टर्म को कॉइन किया था। एनटी पूछता है कि हु कॉइन द टर्म ऑफ येलो जर्नलिज्म, तो आप आंसर क्या लगाओगे? इरविन वार्डमैन। और अगर ये पूछता है कि हु कॉइन द टर्म ऑफ येलो किड्स, तो आप बोलोगे माइकल फोकॉल्ट। क्या बोलोगे? माइकल फोकॉल्ट। क्लियर? अब देखो येलो जर्नलिज्म जो टर्म है, ये जो इरविन वार्डमैन है, ये किस चीज के एडिटर रहे हैं? क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि इरविन वार्डमैन किस न्यूज़पेपर के एडिटर रहे हैं? तो आप बोलोगे न्यूयॉर्क प्रेस के। किसके? न्यूयॉर्क प्रेस के वो क्या रहे हैं? एडिटर रहे हैं। अब जो ये न्यूयॉर्क, जो ये जर्नलिज्म वर्ड है, आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ? देखो जो न्यूयॉर्क है, जो ये येलो जर्नलिज्म है, येलो जर्नलिज्म को ये येलो जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर कब रहा? जब स्पेनिश और अमेरिकन वॉर हो रही थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा ये वर्ड, ये येलो जर्नलिज्म। क्योंकि इसमें जो भी खबर दिखाई जाती थी वो जनता को इन्फ्लुएंस करती थी। वो ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने की वजह से यूएस की गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर देखा जाने लगा, क्योंकि ऐसे ऐसे खबरें डाली जाती थी उस वॉर की, तो सामने जो जनता थी वो भड़क जाती थी। तो उनके ऊपर भी, यूएस गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को इसकी वजह से मिल रहा था। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि कौन है जोसेफ पुलिट्जर, उनकी थोड़ी सी स्टोरी जानते हैं। फिर हम विलियम रडोल्फ हर्ट्ज के बारे में भी जानेंगे, उनकी स्टोरी भी जानेंगे। तो देखिए ये पर्सन जो आप चश्मा लगा के देख रहे हैं ना, बिल्कुल गहरे चिंतन में बैठे हुए हैं। तो ये पर्सन जो है, ये है विलियम, ये है आपके जोसेफ पुलिट्जर। ये कौन है? जोसेफ पुलिट्जर है। ये एक हंगेरियन अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था, दैट इज न्यूयॉर्क वर्ल्ड। किसके नाम से चलाया था? न्यूयॉर्क वर्ल्ड के नाम से न्यूज़पेपर चलाया था। बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस न्यूज़पेपर था ये। इन्होंने ही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जैसी चीज़ों का भी शुरुआत करी, जिसमें कैची हेडलाइंस हो गई, अट्रैक्टिव तरीके से लोग, जनता को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर बात की गई थी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के अंदर। अब यहाँ पर सेंसेशनल तरीके से खबरों को दिखाया जाता था, बड़ा चढ़ाकर एथिकल वे में चीज़ों को दिखाया जाता था। और जिसकी वजह से एक टर्म जो आज, जिसकी वजह से आज एक प्राइज आप लेते होंगे, पुलिट्जर प्राइज, तो वो चीज़ें भी इस जर्नलिस्ट की वजह से ही प्रमोट हुई। नोट करने वाली बात यह है कि जोसेफ पुलिट्जर की जो ये प्राइज की शुरुआत हुई थी वो 1917 में हुई थी, 1917 में। अब 1917 ही इतनी ज़्यादा खास क्यों है? ये खास इसलिए है क्योंकि इस दिन जोसेफ पुलिट्जर का क्या हुआ था? बर्थ डेट, मतलब इस साल ये पैदा हुए थे, तो उसकी उनकी ही डेट ऑफ बर्थ पे ये पुलिट्जर प्राइज की शुरुआत हुई। अब ये प्राइज, ये अवार्ड जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है दिया जाता है, जो कि कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ये जो प्राइज है पुलिट्जर प्राइज, ये किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है, आप बता सकते हो। अब ये जो प्राइज है पुलिट्जर प्राइज, ये 4 जून 1917 में, कब? 4 जून 1917 में ये प्राइज की शुरुआत हुई थी। और ये किस कैटेगरी के अंदर दिया जाता है? जर्नलिज्म के अंदर दिया जाता है, लिटरेचर के अंदर दिया जाता है, म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर ये प्राइज, ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं स्टोरी आपको बताने वाली हूँ वो है विलियम रुडोल्फ हर्ट्ज की। ये पर्सन आप देख रहे हैं जो ये तेरे नाम वाले बाल बना के बैठे हुए हैं, तेरे नाम मूवी देखिए ना, तो उस तरीके से बाल बना के बैठे हुए हैं, तो ये विलियम रुडोल्फ हर्ट्ज हैं। अब ये एक अमेरिकन मीडिया मैग्नेट हैं, कहे जाते हैं। इनके न्यूज़पेपर का नाम भी जान लीजिए, न्यूयॉर्क जर्नल। क्या है? न्यूयॉर्क जर्नल। वर्ल्ड जो है वो आपका पुलिट्जर का है, जर्नल जो है वो आपका हर्ट्ज का है। ठीक है।
अब इसमें भी जो खबरें दिखाई जाती थी वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक तरीके से हेडलाइन न्यूज़ होती थी, स्कैंडल्स न्यूज़ यहाँ पे स्टोरीज इस्तेमाल की जाती थी, क्राइम रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे दिखाई जाती थी, इमोशनल रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे काफ़ी दिखाई जाती थी। और क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो ये येलो जर्नलिज्म टर्म जो कॉइन हो रही है ना, ये जो टर्म इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, ये पॉपुलर कराने का काम स्पेनिश अमेरिकन वॉर के बीच में हुआ था, और ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही इस दौरान। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों के दोनों जो न्यूज़पेपर हैं, जो न्यूयॉर्क जर्नल और वर्ल्ड, इन दोनों में जो ये कंपटीशन हो रहा था, तो इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर विन किया? तो एक्चुअल में कोई न्यूज़पेपर विन नहीं किया, बस ये इनका काम था ये येलो जर्नलिज्म टर्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करना और लोगों को अवेयर करना स्पेनिश और अमेरिकन वॉर में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। 1898 में ये वॉर हुई थी, तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें इंसानों को फेस करनी पड़ी, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ये टर्म कॉइन हुई, येलो जर्नलिज्म। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेकंड पार्ट, यानी कि येलो जर्नलिज्म पूरा कवर अप हो गया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, स्पेस, टून, वॉइस, साइलेंस, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब ये आप सामने डायग्राम देख रहे हो, अब यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट्स को यूज किया है। काइनेसिस के क्या टाइप्स हैं देखो, काइनेसिस है, पैरालैंग्वेज है, अपेरेटस है, अपेरेंस है, सॉरी, अपेरेंस एंड आर्टिफैक्ट, उसके बाद क्रोनेमिक है, और एक और है क्रोमैटिक। क्रोमैटिक ये भी मैं बताऊंगी आपको। इसके अलावा ऑक्यूलिसिस है, फिर है हैप्टिक्स है, और प्रोक्सेमिक्स है। तो ये सब जो टाइप्स हैं वो नॉन वर्बल के टाइप्स हैं। अब ये होते क्या हैं, इनको फुली डिफाइन करके पढ़ते हैं। देखो, जो काइनेसिस होता है, काइनेसिस मतलब क्या हो गया? बॉडी मूवमेंट, यानी कि बॉडी लैंग्वेज। आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आपके जेस्चर क्या है, क्या आपका बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है। या आपका पॉस्चर कैसा है, आप आई कांटेक्ट कैसे कर रहे हो। जैसे अगर आप फ्रेंड से बात करते हो तो आप के फेस में क्या, आपके फेस को काफी नोट किया जाता है, तो वो क्या आ जाएगा? वो काइनेसिस के अंदर आ जाएगा। समझ में आया? अब देखो, प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स मतलब होता है स्पेस, यूज ऑफ स्पेस, जिसको ये टर्म जो है वो एडवर्ड टी हॉल ने दी थी, याद रखना। एडवर्ड टी हॉल ने 4 कंसेप्ट दिए थे, दैट इज, आप ये देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ इस डायग्राम को। ये देखिए, ये है इंटीमेट डिस्टेंस, फिर है पब्लिक डिस्टेंस, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पर्सनल डिस्टेंस। ठीक है। IP, एक सेकेंड, देखो, इंटीमेट डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, पब्लिक डिस्टेंस, ये देखो याद करके रखना है, यहाँ पर प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ, इसमें है आपका, यहाँ से लेके बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है। आई, एक सेकेंड, यहाँ कलर भी है, एक सेकेंड, हाँ, आई, एक सेकेंड, आई, ये थोड़ा सा ना हैंग कर रहा है अभी, वेट, यहाँ पे थोड़ा सा हैंग हो गया। IPS, ठीक है, इसमें थोड़ा हैंग हो रहा है ये, IPSP। ठीक है। ये याद रखना, ये क्या बना रही हूं मैं पता है, ये जो मैं लिख रही हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। IPSP, क्यों? आई से हो जाएगा इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस, फिर आ जाएगा आपका सोशल स्पेस, और फिर आ जाएगा पब्लिक स्पेस। अब ये जो स्पेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। IPSP ये कॉन्सेप्ट है जो कि एडवर्ड टी हॉल ने दिया था। अब इंटीमेट स्पेस में कौन लोग आ जाएंगे? हस्बैंड वाइफ, जो कि आपस में हर एक चीज शेयर करते हैं। पर्सनल स्पेस में आपके पेरेंट्स लोग आ जाएंगे, जिसमें भाई बहन मम्मी पापा ये सब आ जाएंगे। सोशल स्पेस में कौन आ जाएंगे? आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग, ये सब आ जाएंगे आपके सोशल स्पेस में। पब्लिक डिस्टेंस में, जैसे अगर आप कहीं मार्केट में जाते हो तो लोग, जनता चल रही है, तो वो आ जाएंगे आपके किस में? वो आ जाएंगे आपके पब्लिक स्पेस में। किसमें? पब्लिक स्पेस में। ठीक है। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं। देखो, हैप्टिक्स क्या पढ़ने वाले हैं? हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मतलब क्या होता है? टच। हैप्टिक मतलब क्या होता है? टच। अब देखो, जैसे कि आपको कोई शेक हैंड करता है, या फिर हैंड शेक करता है, आपको हग करता है, या फिर आपको बैक में थोड़ा सा थपथपाता है पीठ आपकी, या फिर आपको सपोर्ट देता है हाथ से हैंड शेक करके, है ना। तो ये सब क्या है? ये टच है, ये सब क्या है? टच है, जिसको हम हैप्टिक्स बोलते हैं। अब मैंने एक वर्ड और बताया था आपको, अभी रुक जाइए, पहले ये देख लेते हैं। पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मतलब हो गया वोकैलिक्स, जहां पर आपके
टोन, वॉइस, पिच, वॉल्यूम, इन सब का यूज़ किया जाता है। जैसे कितनी आपकी हाई वॉल्यूम है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, तू समझता नहीं है क्या क्या बात करी जा रही है, या फिर तू समझता नहीं है क्या, मतलब जिसमें टोन, वॉल्यूम, स्पीड, इन सब का यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। फिर आता है ऑक्यूलिसिस। ऑक्यूलिसिस मतलब होता है जहाँ पर आई कांटेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप बात करते हो सामने वाले से, तो आपकी आंख कहाँ पर है, आपकी आंख जो है वो सामने देख रही है, नहीं देख रही है, कहाँ देख रही है, तो इससे क्या है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्यूलिसिस। ठीक है। अब देखो, ये है क्रोनैमिक। क्या है? क्रोनैमिक्स। क्रोनैमिक मतलब हो गया टाइम, यूज ऑफ टाइम, जहाँ पे जो है आप टाइम का इस्तेमाल करते हो, कहाँ पर आपको जाना है, किस समय में जाना है, क्या शेड्यूल बनाना है, कितना टाइम किसको देना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्रोनैमिक में आती हैं। और एक और टर्म है क्रोमैटिक। क्या है? क्रोमैटिक। ठीक है, मैटिक आ जाएगा। क्रोमैटिक टर्म उसे बोलते हैं जहां पर हम कलर का इस्तेमाल करते हैं, कलर्स, इन चीज़ों का। जैसे हम क्रोमा बोलते हैं ना, क्रोमा, क्रोमा क्या होता है कि हम ग्रीन स्क्रीन को कट कर देते हैं, तो ठीक उसी तरीके से क्रोमैटिक्स होता है, जो कि जहाँ पे क्या होता है कि आपका कलर, यहाँ पे यूज ऑफ कलर का इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर ये देखो, अब लास्ट है अपेरेंस एंड आर्टिफैक्ट। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, एसेसरीज पे ज़्यादा नोटिस किया जाता है। जैसे जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके ड्रेसिंग सेंस को काफ़ी नोटिस किया जाता है। अगर आप कोई शादी में जाते हैं तो दूल्हा दुल्हन के ब्राइडल लुक को आपको पता है कि ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, उनका एक लुक है, तो वो जो है उसकी आर्टिफैक्ट्स को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा नॉन वर्बल भी कंप्लीट हो गया। अभी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट में लेके आई हूँ जिसको बोलते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जैसे मैंने कल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाया था, तो उसमें ये पार्ट छूट गया था मेरा कि कितने तरीके के जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले जो बैरियर क्या होता है, जैसे अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले पर्सन से, खुद सोच के देखो। फिजिकल बैरियर, यानी कि सामने, अगर आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो, चाहे आप कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, वहां के आसपास अगर चीपू चीपू चल रहा है, यानी कि नॉइज चल रही है, आसपास में गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, नेटवर्क अच्छा नहीं है, कॉल में बात कर रहे हो, तो वो क्या है, एक फिजिकल बैरियर है, उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल बैरियर बोलेंगे। उसके अलावा अगर आप स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आपका अटेंशन ब्रेक हो रहा है, तो ये किस वजह से होता है, ये भी फिजिकल बैरियर में हो रहा है। जैसे सपोज एग्जाम्पल मानो कि आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हो और बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में हो, अचानक से बाहर बारात जाने लग गई, डीजे वीजे बजने लग गए, तो आप क्या हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, तो ये क्या होगा, फिजिकल बैरियर के अंदर आ जाएगा। ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर किसे बोलते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि आप खुद से ही मन के अंदर कोई कहानी बना के बैठे हुए हो और आप अब ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपना, आपको कि मन में तो आपको कुछ और चल रहा है और आपका फोकस नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। सिमेंटिक बैरियर किसे बोलते हैं? सिमेंटिक बैरियर ये है कि आप जो है, जैसे सामने वाले ने अपनी कुछ बात कही और आपने उसकी बात को अलग ही वे में समझ ली। जैसे सामने वाला कह रहा था, यार वो कुत्ते को देखा आपने, वो कुत्ता कैसे कलर का दिख रहा था, तो आपने मन में सोचा यार कुत्ते का रंग कैसा होगा, काला होगा, पीला होगा, हरा होगा, सफेद होगा, कैसे कलर का होगा कुत्ता, तो आप अपने हिसाब से इमेजिन करते हो। तो ये क्या है, ये भी एक सिमेंटिक बैरियर का पार्ट है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होता है कि अगर सामने वाले ने कोई जीमेल वगैरह आपको भेज दिया और आपके पास जीमेल नहीं पहुंची है, तो आप बोलोगे कि यार ये जो है, और आप नहीं देख पाए, ठीक है, उसकी पॉलिसी वगैरह को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहलाएगा। टेक्नोलॉजिकल बैरियर में मैंने बताया कि आपके नेटवर्क नहीं चल रहे, नेटवर्क की इशू आ गई, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, तो वो टेक्नोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा। इंटरपर्सनल बैरियर में क्या आएगा, जैसे दो लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे थे और एक दूसरे से उनकी नहीं बन रही, एक दूसरे में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मैसेज को वो समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी एक कम्युनिकेशन का क्या है, बैरियर है, दिक्कतें हैं, परेशानी है। सो नाउ अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये होता क्या है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये कॉन्सेप्ट को देखो, कटलिप एंड स्कॉट एंड कटलिप और एलन एच सेंटर, ये दो पर्सन जो है आपके 7 C's के कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। याद रहेगा इतना, कौन लेके आए आए हैं? ठीक है, चल रहा है, सॉरी 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 डिस्टर्ब। ठीक है, तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को लेके कौन आया है, स्कॉट एम कटलिफ एंड एलन एस सेंटर। अब देखो, स्कॉट एंड कटलिफ का ये फोटो है, आप देख रहे हो चश्मे लगा के, ये ब्लैक उसमें जो बैठे हैं, और जो एलन एस सेंटर है वो ये है ब्राउन वाली टी शर्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दो टर्म जो है इन्होंने कॉइन किया था, कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे। इनकी एक बुक भी है, इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन। ये बुक जो है किसने लिखी है, ये बुक जो है कटलिप और एलन सेंटर दोनों ने मिलके ये बुक लिखी है। ये बुक 1952 की है।
ठीक है, याद रखना 19 क्वेश्चन यहीं से उठ के आएगा कि अच्छा बताओ ये इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन बुक जो है, हु राइट दिस बुक, हु रोड दिस बुक, तो आप क्या बोलोगे भाई, ऑप्शन बना के दे देगा वो एनटीए। तो आप बताना भाई स्कॉट एम कटलिफ एलएनएस सेंटर ने ये बुक लिखी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बहुत बार एनटी ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा कि 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में कौन सा सी जो है वो इसके अंदर नहीं आता है। आया है ये क्वेश्चन भी, ये था कर्टेसी। कर्टेसी यहाँ पे देखो, कर्टेसी है यहाँ पर, कंपेयर नहीं है, कंपेयर नहीं है किसी के साथ भी। आप देखो सारे सी देख लो कौन कौन से, क्लियर है, करेक्ट है, कंप्लीट है, कंक्रीट है, कंसाइज है, कोहरेंट है और कार्टिजियस है। तो ये जो 7 सीज हैं कम्युनिकेशन के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं, ये वो है कौन से, क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, कोहरेंट और कार्टिजियस। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब देखो आज के लिए इतना ही है। अब ये देखिए जो यूनिट 1 है उसमें मैंने 2 दिन में आपको क्या पढ़ाया वो देखिए। कंसेप्ट बता दिया जर्नलिज्म का, मास कम्युनिकेशन क्या होता है वो समझा दिया, मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, मास कम्युनिकेशन इन इंडिया में जो हिस्टोरिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बताया था, जहाँ पे प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो आपके फिल्म्स हो गए इन सब का यूज़, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए इनका यूज़ बताया था मैंने। ठीक है, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास। अब उसके अलावा भी मैंने कम्युनिकेशन क्या होता है वो समझाया आपको, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है वो भी बता दिया आपको। फिर उसके अलावा जो है टाइप्स कम्युनिकेशन के लेवल्स बता दिए, कौन कौन से लेवल होते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा जो है वो आपको कवर करा दिया है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेजर लैंडमार्क प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रोल स्टेट में कैसे यूज़ किया जा रहा है इंडिया में। तो इसके ऊपर आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी जो आने वाली होगी 9 PM। आप रेडी रहिएगा, नेक्स्ट 9 PM आपको ये क्लास मिलेगी, इसकी अगली क्लास। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। और दो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो। सिर्फ आपका जाता क्या है, आपका 1 रुपया तक नहीं लग रहा, फ्री में सेशंस आपको मिल रहे हैं, पकी पकाई खीर दी जा रही है। तो आपका काम क्या है, सिर्फ एक सब्सक्राइब मारना, सिर्फ एक सब्सक्राइब करना। मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंस ये हुआ था कि मेरा जो पुराना चैनल है जिसमें मास्कॉम वाली स्टडी के नाम से, उसका लॉस हो गया था वो। तो इसलिए इसमें अभी कम सब्सक्राइबर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें मेरे ऊपर। तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे आपको दूंगी। और फ्री में कंटेंट देने का काम कोई नहीं करता है, फ्री में कोई नहीं पढ़ाता। ये ही कंटेंट ना आप पेड में चले जाओगे कि अरे वहाँ पेड है, वहाँ पैसे लग रहे हैं, बेस बनाने का काम आपका हो रहा है। बेस तो हम भी आपका यहाँ से रेडी कर रहे हैं, तो बेस तो आप कहीं से भी पढ़िए, यूट्यूब में पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बेस तो बेस है। लेकिन जहाँ जहाँ तक बात रही आपके वो पीवाईक्यू लगाने की, तो पीवाईक्यू तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मेहनत आपकी होगी क्योंकि आपको, आपने एक सपना देखा है कि मुझे टीचर टीचर बनना है, तो भाई आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा काम सिर्फ इतना हो सकता है कि हम आपको बेसिक नॉलेज दे दें, लेकिन मेहनत तो आपको खुद से करनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। समझ गए आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब की कर लीजिए, और ये आपको जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम वगैरह। तो यही मेरा जो है मेन मोटिव है। तब तक के लिए टेक केयर।